हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। हाफ चैप्टर हम लोग पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, तो हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि लोगों के एम्प्लॉयमेंट का, इनकम का मेन जो सोर्स है वो बेसिकली एग्रीकल्चर है। और लास्ट क्लास में हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी सारी प्रॉब्लम है, चाहे वो क्रेडिट की प्रॉब्लम हो, चाहे मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो। तो और पूरे साल भर उसमें लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, उसकी इनकम इतनी ज़्यादा लोगों की बढ़ नहीं पाती। तो जो फार्मर्स है, रूरल एरियाज में जो लोग हैं, उनके पास और भी कई तरह के ऑप्शंस है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और ताकि उनको साल भर, पूरे साल भर डिफरेंट डिफरेंट काम से उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो गरीबी ऑटोमेटिकली दूर होगी, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। तो और कौन कौन से मेथड है का, क्या उनके पास एम्प्लॉयमेंट के अल्टरनेटिव सोर्स है, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। देखो, जो डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, तरह तरह के। तो आज हाँ जरूरत है रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए, वहाँ के लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अल्टरनेटिव जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, गरीबी से उनको बाहर निकालने के लिए, कि वहाँ पे रूरल एरियाज में डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। तो वही बता रहा है कि आज के डेट में रीज़न फॉर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि फार्मिंग क्या है, अनसर्टेन है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ और कैसे कैसे हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है। सबसे पहले कि प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोग अपने आप गरीबी से बाहर आएंगे और लोगों की इनकम इंप्रूव होगी। तो तीन चीजें, यानी कि सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट के लिए, ओवरकम टू पॉवर्टी, और तीसरा इंक्रीज इन इनकम। तीनों चीजें जब इंक्रीज होगी इन सब चीजों के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि किस तरह की डाइवर्सिफिकेशन रूरल एरियाज में किया जा सकता है। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि जो किसान, जो फार्मर बेसिकली फार्मिंग सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं, उनके पास वही सोर्स है, तो उसमें किस तरह से वो अल्टरनेटिव सोर्स तरीके से वो जनरेट कर सकते हैं इनकम। और दूसरा, एग्रीकल्चर के अलावा जो नॉन फार्मिंग सेक्टर कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप की, जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले कि हमारे यहाँ पे जो किसान है बेसिकली जो फूड ग्रेन है, यानी कि खाने पीने की जो ग्रेन्स होते हैं बेसिकली उसी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पसंद करते हैं। तो अब वक्त आ गया कि उनको फूड ग्रेन से थोड़ा कैश क्रॉप पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हमारे यहाँ के जो फार्मर है बेसिकली सब्सटेंस फार्मिंग करते हैं, यानी कि अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अब उन्हें थोड़ा कमर्शियलाइज फार्मिंग करनी पड़ेगी, ताकि वो प्रोडक्शन का लेवल जब ज़्यादा बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, उनका लाइफस्टाइल, उसकी उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सिंगल क्रॉप से उन्हें मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि इसमें तीन चीज़ें वो इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला कि फूड ग्रेन से कैश क्रॉप पे, सब्सटेंस फार्मिंग से वो कमर्शलाइजिंग फार्मिंग पे, और तीसरा सिंगल क्रॉपिंग से वो मल्टीपल क्रॉपिंग में जा सकते हैं, ताकि उन्हें एक तो साल भर उनको काम मिलता रहे। मल्टीपल क्रॉपिंग से, मल्टीपल तरीके से प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे करने से, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने से उनकी इनकम जनरेट होगी। और जिस तरह से वो गरीबी में फंसे रहते हैं, उनके ऊपर डेट का जो दिन ब दिन जो ट्रैप है वो उसमें फंसे रहते हैं, तो इस सब चीज़ों के द्वारा वो उनसे बाहर निकल सकती है। तो ये बेसिकली क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप में तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव, बाकी दूसरे चीज़ों में कैसे वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स है। अब नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के में बहुत तरह के सेक्टर्स है, बहुत तरह के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है। तो नॉन फार्मिंग एरिया में कैसे एम्प्लॉयमेंट को ढूंढा जा सकता है, स्पेशली रूरल एरियाज में किस तरह जो वहाँ के लोग हैं उनको दूसरे सेक्टर में एंगेज किया सकता है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला एनिमल हस्बेंड्री, रेयरिंग, तो ये आपको याद रखने पहले कौन कौन से सेक्टर है। सबसे पहला एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा डेयरिंग का, तीसरा हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, और आईटी। ये जो एक नया आया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें भी जो यंग एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें उनको बहुत ज़्यादा जॉब सेक्टर्स उनको मिल सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। तो चलिए एक एक करके पहले हम बात करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। इसके अंदर क्या होता है? ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल। जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनको किस तरह से वो टेक केयर करके उनको पालकर वो अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है डेयरिंग। तो हमने देखा है कि इसमें क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अभी आपको पता होगा गुजरात में आपने कोऑपरेटिव सेक्टर का देखा होगा कितना बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा मिशन, और गुजरात के सक्सेस को देखते हुए बहुत सारे दूसरे जो स्टेट हैं वो भी इस तरह के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी जो है प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया सके और डेयरी के मामले में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। तो इसमें आपको पता होगा कि ये जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है 1970 के अराउंड, जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति पड़ा था, उसी तरह से ऑपरेशन फ्लड या उसको वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, श्वेत क्रांति, कि किस तरह से हमारे देश में जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ी से रेवोल्यूशनरी चेंज आया था। समझ आया? तो पहले अगर बात करें 1950-51 की, तो हमारे देश में जो मिल्क की प्रोडक्शन थी वो मात्र 17 मिलियन टन्स थी। लेकिन वाइट रेवोल्यूशन के बाद हमारे देश में जो प्रोडक्शन 6 और 7 की बात करें तो 102.6, ये थोड़े थोड़े आपको डेटा याद रखने हैं, मिलियन टन्स थे, और 16-17 में 165 से टन मिलियन से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन। यानी किस तरह से धीरे धीरे हम वर्ल्ड के जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में हम भारत आगे आ रहा है। और जिस तरह से गुजरात एक सक्सेसफुल आपने एग्जाम्पल देखा है, वहाँ पे किस तरह से मिल्क में कितनी ज़्यादा क्रांति लाई गई है। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट एरिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ पे भी लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकती है, वहाँ के लोगों को इनकम भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ जैसे मीट हो गए, एग हो गए, वूल हो गए, इन सब चीज़ों को भी यूज़ किया जा सकता है इनकम को, सोर्स को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि गाँव में केवल एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स है, बट ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग से वही करते आए हैं, तो इसीलिए उनको वो ईजी लगता है, उनको नॉलेज लगता है। लेकिन वेरियस काइंड्स ऑफ जो सोर्सेज है वो जॉब के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करें हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर देखो, आपने देखा कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो देखा, जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है? बेसिकली वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ठीक है, इन सब को ग्रो करना। आज जो इनकी डिमांड है कि ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, भारत के जो स्पाइसेस है, आपको पता होगा कि आज से नहीं, अंग्रेजों के आने से पहले से जो स्पाइसेस है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। तो इन सेक्टर्स में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जिसके अंदर आपको पता होगा कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, मेडिसिन, स्पाइसेस, आपको पता है भारत जो है पूरी दुनिया में जो हर्ब प्रोड्यूस होते हैं, मेडिसिन है, जो हर्बल चीज़ें हैं, उनका कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसको दूसरे दूसरे देशों को दे रहा है। तो इन सेक्टर में भी अच्छा काम किया जा सकता है, इनको डेवलप किया जा सकता है, इनको कमर्शलाइज किया जा सकता है और इनकम को जनरेट किया जा सकता है। आपको पता होगा जो फ्लावर्स है वो आज के टाइम में कितना बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होती है। तो मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में ही बताया था कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आ रहे हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी ग्रो, काफ़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो आपको पता होगा इंडिया इज़ अ लीडर ऑफ प्रोडक्शन। फ्रूट्स हो गए, चाहे हम बात करें, चाहे मैंगोज़, बनाना, कोकोनट, कैशोनट, इंडिया में इतनी ज़्यादा बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है। तो अब ज़रूरत है कि और भी दूसरे एरियाज़ में जिनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो भी दूसरे दूसरे एरियाज़ में इन सब सेक्टर्स में अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिशरीज, जिसमें बेसिकली क्या होता है? कैचिंग एंड सेलिंग द फिश। यानी कि इसमें होता है क्या, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश होते हैं, उनको मतलब कैच किया जाता है, उनको टेक केयर किया जाता है और उनको आगे बेचा जाता है। तो ये भी आपको पता है हमारे देश में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की फिशेस अवेलेबल है। तो उनको किस तरह से कैच करके, स्टोर करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े लेवल पर उनको सेल किया जा सकता है, जिससे कि इनकम वहाँ के लोगों की बढ़ सकती है। सबसे लास्ट, यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर। देखिए आईटी सेक्टर क्या करता है कि डिफरेंट एरियाज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी डेटास को कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लीजिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अलग अलग जगह पे सॉइल है, अलग अलग जगह पे मॉइस्चर है, अलग अलग जगह पे क्लाइमेट है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे कौन से सॉइल जो है किस क्रॉप के लिए सूटेबल है, कहाँ पे प्रोडक्शन करनी चाहिए, कौन से एरिया में इमरजेंसी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस हो सकती है।
तो ऐसी डेटा कलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी को प्रोवाइड करते हैं ताकि उन सब जगहों पे अच्छे से काम किया सके। वो काम करने के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, इकट्ठा करना, लोगों तक पहुंचाना, डिफरेंट एजेंसी को पहुंचाना, ये सब काम जो है आईटी सेक्टर के लोग। तो यहाँ पे आजकल जो यंग पढ़े लिखे बच्चे हैं, यंग नौजवान है, तो उनको एक अच्छा खासा जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे सोर्स मिल सकता है। तो ये बेसिकली नॉन फार्मिंग एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गई। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि केवल हमारे देश में, हमारे रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। ज़रूरत है अवेयरनेस की, जानकारी की, ताकि लोगों को उसमें भी ट्रेंड किया सके, उनमें भी जॉब में फाइंड किया सके, ताकि वहाँ के लोग जो गरीबी में फंस चुके उनको वहाँ से निकाला जाए, उनके लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, उनको जो गरीबी से बाहर किस तरह से निकाला जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पे बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन की बात हो गई। अब हमें नए टॉपिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको पता होगा कि भारत स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता था। वो तो ब्रिटिशर्स आए, हम लोगों को उन्होंने बेसिकली केमिकल, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों को यूज़ करना सिखाया और हम लोग बड़े लेवल पे फार्मिंग करने लगे। और बाद में उन लोगों ने खुद हमें ये सिखाकर खुद वो ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होने की जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है कि नो यूज़ ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड, कि जिसके अंदर प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी तरह के जो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, और उन सभी चीज़ों को, जो न्यू HIV सीड्स होते हैं, HYV सीड्स, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन बड़े लेवल पे कर लेते हैं। ठीक है, जिससे होता क्या है कि जब आप खेती करते हैं और अपने फसलों में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स डालते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका जो रिमेन्स होता है, शेष होता है, वो हमारे फूड में भी रह जाते हैं। और उसी फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं तो कई तरह की डिजीज़ हमारे अंदर भी चली जाती है। हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं हेल्थ के लिए, हेल्दी रहने के लिए, बट होता है क्या है कि उससे हमें और कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। साथ ही केमिकल पेस्टिसाइड जो दिए जाते हैं, तो वो धीरे धीरे पानी में जो है नालियों के थ्रू ही निकलता है। उसमें बहुत सारी जो एक्वेटिक लाइफ होती है, उनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज ज़रूरत है कि भारत किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाए, ताकि वो हेल्दियर, टेस्टियर, एनवायरमेंटल फ्री, इको फ्रेंडली। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि जिसके अंदर हम ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें ग्रीन मैन्योर, ठीक है, कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है, और मिनिमम या नो यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि क्या फ़ायदा होगा इस तरह की खेती करने से, कि कोई भी हम चीज़ बता रहे हैं, कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, क्या लाभ होगा इस सेक्टर के लोगों को या देश को। तो सबसे पहले इकोनॉमिकल फार्मिंग। देखिए, जो आजकल फार्मिंग हो रही है उसमें काफ़ी महंगे इनपुट्स यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे अच्छे किस्म के जो सीड्स होते हैं, केमिकल यूज़ करते, पेस्टिसाइड यूज़ करते, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड। लेकिन अगर हम इस तरह से फार्मिंग करेंगे जिसमें हम ग्रीन मैन्योर को यूज़ करेंगे, कंपोजिट यूज़ करेंगे, बायोलॉजिकल पेस्ट यूज़ करेंगे, तो ये हमारे आसपास खुद मिल जाते हैं। तो इसके लिए हमें कहीं बाहर से खरीदने नहीं पड़ते, जिसके कारण जो फार्मर है कम पैसों में भी फार्मिंग कर सकते हैं। दूसरा, जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग के टूवर्ड्स लोगों की जानकारी बढ़ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं अपने हेल्थ को लेके। तो हम भारत में ही नहीं बल्कि इस तरह के प्रोडक्शन करके दूसरे देशों में भी अच्छे खासा मार्केट हम ढूंढ सकते हैं, और अपनी जो भी हमारी एक्सपोर्ट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तीसरा, प्रोवाइड हेल्दी फूड। ये तो हम सभी जानते हैं, जब हम किस तरह कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे, तो जो फूड होगा वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो हम ताज़ी सब्जियाँ, फल खाते हैं अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो मोटिव है वो सही मायने में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि हम इसमें केमिकल पेस्टिसाइड को अपने अंदर नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने बताया, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ाई जाएगी। इसमें जो बेसिकली जो काम होता है वो मैन्युअली लेबर के द्वारा ज़्यादा किया जाता है, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। तो इसमें क्या होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने बताया, इसमें जब केमिकल वगैरह हम यूज़ करते हैं, जब वो धीरे धीरे नालियों सिस्टम में आता है, छोटे छोटे एक्वेटिक लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है, उनको बहुत नुकसान होता है। तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा, जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी हमारा ख़राब नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे खुद के हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट है कि अब ये हमने बोल तो दिया कि बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं हम एकदम से शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसके कारण एकदम से पूरी तरह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट नहीं हो सकते।
तो उनमें बेसिकली क्या क्या दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेस पॉपुलर की। अभी देखिए ये चीज़ जो है, हमारे जो पूर्वज थे, फोरफादर थे, वो लोग इस तरह की फार्मिंग से काफ़ी अवेयर थे, क्योंकि वो लोग इस तरह की ही एक्चुअल में खेती करते थे। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा जो खेती करने का मेथड है, तरीका है, इनपुट्स है, पूरा चेंज हो गया। तो अब ये जो है नए जो किसान हैं, उनको इसके बारे में, बहुत से किसान को जानकारी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस तरह की फार्मिंग की ही नहीं है। तो अभी ज़रूरत क्या है कि हमें अवेयरनेस फैलाने की। तो ये सबसे पहली बात है कि लेस पॉपुलर, चाहे तो लोग इस तरह की फार्मिंग करना ही नहीं चाहते, उनको पता ही नहीं है, इसमें प्रोडक्शन का जो लेवल होता है, स्केल होता है, कम होता है, और वो बेसिकली इनकम बढ़ाने के लिए इस तरह की फार्मिंग को नहीं करना चाहते। लो यील्ड, मैंने बताया कि आजकल बेसिकली केमिकल यूज़ करके हम ज़्यादा से बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर लेते थे, ज़रूरत भी की थी भी, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था और जो ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहे थे, तो हमने इस तरह के जो मेथड्स को यूज़ किया। तो वही है कि प्रोडक्शन इसमें क्या होती है, बहुत कम होती है। प्रोडक्शन कम होने के कारण जो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, और अल्टीमेटली ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती। आप लोग मॉल में भी जाकर देखते होंगे कि जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ये नॉर्मल है। तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स देखते हैं, वेजिटेबल्स देखते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो मिडिल क्लास फैमिली, गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो जिसके कारण लोग, किसान भी ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाते इसको प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरा, लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग फैसिलिटी। इस तरह की प्रोडक्शन के लिए इस तरह की मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिकली मार्केटिंग अवेलेबल नहीं है, ताकि जहाँ पे सामान को ईजिली बेचा जा सके। लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब सामान खरीदने आते हैं तो हमारे दिमाग में प्राइस होता है, ठीक है, 10 रुपये का मिल रहा है, ये 5 रुपये का मिल रहा है, तो वे 5 रुपये का ले लेते हैं। जब हम लोगों को पता होगा कि 10 रुपये का मिल रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक है, इसमें किस तरह की कोई केमिकल्स नहीं है, हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं है, धीरे धीरे जब हेल्थ के टूवर्ड्स हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगा, तो इनके लोग खरीदने भी ज़्यादा लगेंगे। नेक्स्ट है शॉर्टर फूड लाइफ। इसमें होता है क्या, स्प्रे करके चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, चाहे इसकी लाइफ को इंक्रीज़ किया जाता है। जबकि जो नेचुरली ग्रो होते हैं उनको हम लाइफ स्पैन को बढ़ा नहीं सकते, वो जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन करके ट्रांसपोर्टेशन में बीच में बहुत सारी जो प्रोडक्शन होती है वो ख़राब हो जाती है, और जिसके कारण जो किसान लोग होते हैं इस तरह की फार्मिंग करना पसंद नहीं करते। तो एक्सपेंसिव तो हम बता ही चुके हैं, बहुत महंगा है, इसी कारण से लोग उसको बाय नहीं करते। जब प्रोडक्शन मतलब डिमांड ही नहीं मार्केट में है, तो लोग सप्लाई करने के लिए फार्मर मोटिवेट भी नहीं होते। तो अब इसको कैसे दूर किया जाए, सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलाई जाए आम लोगों के बीच में कि किस तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे देश के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह की अवेयरनेस फैला के मार्केटिंग फैसिलिटीज़ देकर प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ये सब बेसिकली हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी, यहाँ पे हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी। अब हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, जो इवैल्यूट करते हैं। इवैल्यूशन होते हैं ना कि एंड में सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंक्लूजन क्या है कि स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर आपको रूरल एरिया को डेवलप करना है, सच में वहाँ के लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ जो डाइवर्सिफिकेशन है, नॉन फार्मिंग सेक्टर्स हैं, उनमें भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट लानी पड़ेगी, ग्रो करना पड़ेगा, ताकि लोगों को यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके और वहाँ के लोग गरीबी से बाहर निकल सके। दूसरा, रूरल अर्बन लिंकेज, कि आपको पता होगा कि गांव और शहरों के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ताकि लिंक जोड़ना पड़ेगा, ताकि ईजिली गांव के जो किसान हैं वो शहर आके मार्केट में अपने सामानों को बेच सके, और जो अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर है उनसे उसको अच्छी कीमत मिल सके। नेक्स्ट है बेटर फैसिलिटीज़। बेटर फैसिलिटीज़ में आएगा वो उसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, उनको स्टोरेज की फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, मार्केटिंग की फैसिलिटी, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके कारण वो आगे नहीं निकल पा रहे, उन सब बैरियर्स को वो तोड़ सके। और सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारी डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक है उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी भी डेवलपमेंट हो, उसको भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। और इसीलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो आई होप कि आपको सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ में आपको हर एक चैप्टर के MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करती रहूँगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए आप लोग विनिंग क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।